अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक ये जो स्टेटमेंट्स टाइप हैं इन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बोर्ड में समटाइम्स आ भी जाते हैं, इम्पॉर्टेंट भी है। अगर ऊपर वाले से ना दे लॉन्ग क्वेश्चन तो इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट्स के लिए सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि कंफ्यूज आपने नहीं होना स्टेटमेंट्स को देख के। ये जो आप देख रहे हैं ना ऊपर क्वेश्चंस, इस तरह की इक्वेशंस आपने इन स्टेटमेंट्स के अंदर से निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे वो भी हम देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। ठीक है, पहले मैं मिसाल के तौर पे कह देता हूँ कि विड्थ, अब रेक्टेंगल क्या होती है? दो साइड सेम होती हैं और दूसरी साइड सेम होती हैं। अब ये दो आपस में इक्वल होंगी और ये दो आपस में इक्वल होंगी। ठीक है, चारों साइड्स इक्वल हो जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। अगर दो साइड्स की लेंथ इन दो के बराबर ना हो तो उसको हम क्या कह देते हैं? रेक्टेंगल कहते हैं। ठीक है, तो इधर फिलहाल मैं ये सबसे पहले कह देता हूं कि विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, तो विड्थ जो है उसको मैं कह देता हूं कि वो एक्स है। ठीक है, ये इनको मैं कह देता हूं एक्स है। ठीक है, उसके बाद लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मैं कह देता हूं कि वो वाई है। ये लिखने का मकसद ये है कि हमें फिलहाल क्वेश्चन के अंदर इधर आप देखें कोई वैल्यू हमें गिवन नहीं है कि विड्थ इतनी है और उसकी लेंथ इतनी होगी। ठीक है, एज्यूम की है हमने उसकी एक्स और वाई की वैल्यू, लेंथ और हाइट की वैल्यू, विड्थ की वैल्यू। ठीक है, तो पहली कंडीशन इधर देखें, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स विड्थ। मतलब इधर क्या कहता है? इधर मैं लिखूंगा कि बाय फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, कहता क्या है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। मतलब कह क्या रहा है कि अगर ये वाली ना इतनी है, इतनी, ठीक है, लाइन, ये विड्थ, ठीक है, तो इसके 4 हिस्से में मिलाऊं, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और ये चौथा हिस्सा। ठीक है, तो मतलब अब कहता है कि लेंथ जो है ना वो विड्थ के 4 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, तो इस वजह से इधर मैं क्या कह सकता हूँ फर्स्ट कंडीशन में? y इक्वल टू 4x। y किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था जी? y, ये देख लें इधर लेंथ, इधर मैं क्या कह रहा हूं कि लेंथ जो है ना वो 4 टाइम्स विड्थ के इक्वल है। ये जो पहली थी ना इसको हमने ये कर दिया। ठीक है, कंडीशन। अब हम करेंगे क्या कि y को हम इस साइड पे ले आते हैं। ठीक है, 4x माइनस वाई, तो इधर पीछे क्या बच जाएगा? 0। तो इसको मैंने क्या कह दिया? इक्वेशन 1। ठीक है, ये वैसे ही फॉर्म आ गई है जैसे कि आप इधर देख रहे थे कि ये ऊपर वाले क्वेश्चंस के अंदर वैल्यूज गिवन है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या कहता है? द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 150। तो इधर मैं क्या कहूंगा? इधर ये एरो लगा देता हूं, बाय सेकंड कंडीशन। क्या कह रहा है? पैरामीटर रेक्टेंगल का किसके बराबर है? 150 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो अब पैरामीटर होता क्या है ये फॉर्मूला अब आपको याद होना चाहिए। पैरामीटर के लिए हम कहते हैं कि 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई विड्थ प्लस लेंथ हो। ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? पैरामीटर। तो पैरामीटर इधर क्या है? 150, तो वो 150 सेंटीमीटर मैं इधर लिख दूंगा। पैरामीटर क्या होता है कि 2 मल्टीप्लाई लेंथ जितनी भी इसकी होगी प्लस विड्थ जितनी भी होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाता है? पैरामीटर आ जाता है रेक्टेंगल का। ठीक है, तो अब इधर विड्थ हमने किस चीज से रिप्रेजेंट किया हुआ है? एक्स से, तो इधर मैं क्या लिख देता हूं? एक्स प्लस लेंथ किस से रिप्रेजेंट किया है? वाई से। ठीक है, और इधर आगे क्या आ गया? 150 सेंटीमीटर फिलहाल हम निकाल देते हैं क्योंकि यूनिट्स फिलहाल हम आगे लेके नहीं चलेंगे। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई इधर हो रहा है तो
2 को हम इधर लाके डिवाइड करेंगे, x प्लस वाई इधर रह गया, 150 डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या आंसर आ गया हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 75। तो ये क्या बन गया, इक्वेशन 2। ठीक है, अब मैं इधर दोबारा लिख देता हूं कि ये देखें 4x माइनस वाई इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 75। ठीक है, तो इस वजह से हम इधर क्या कहेंगे, ये इसी चीज को मैं आगे कंटिन्यू करने लगा हूं। अब हम पहले इसको मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से कहेंगे। देखें इधर इसने क्या कहा है, इस क्वेश्चन को देखें, ये स्टेटमेंट्स हैं, इधर से इक्वेशंस हमने निकालनी और फिर उन इक्वेशंस को हमने पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करना है, फिर क्रैमर रूल से हमने सॉल्व करना है। ठीक है, ये ऊपर हमने ये वाले क्वेश्चंस किए हुए हैं, बाकी तमाम की तमाम चीज वैसी ही है जो हमने पहले की है। ठीक है, एक क्वेश्चन फिर भी मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, ये चीज आगे लेके चलेंगे। ठीक है, तो इधर पहले हम किससे करने लगे हैं, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ठीक है, तो इनको इन मैट्रिक्स फॉर्म कैसे बनेगा, इन मैट्रिक्स फॉर्म तो हम कैसे लिखेंगे, 4 माइनस 1, 1 और 1। तो इधर क्या आ जाता है, ये जो कोफिशिएंट्स सॉरी जो वेरिएबल्स होंगे x y, और इस साइड पे जो कांस्टेंट्स वैल्यू होती है वो हम लिख देंगे। ठीक है, ऊपर का क्या है 0 और नीचे क्या है 75। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आएगी। इसको हम क्या कहते थे a, इसको हम क्या कहते थे x, और इसको हम क्या कहते थे b। ठीक है, तो हमने क्या निकालना होता है, x निकालना होता है, तो a उस साइड पे जाके क्या हो जाता है, x इनवर्स b हो जाता है। ठीक है, तो इसको फिर मैं इधर 1 कह देता हूँ क्योंकि ये आगे सॉल्व करना हमने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब a की वैल्यू क्या है, a इनवर्स निकालना है, तो इधर मैं दोबारा क्या कह देता हूँ, a क्या है 4 माइनस 1, 1 और 1। ठीक है, अब ए डिटर्मिनेंट सबसे पहले निकालना, हमने चेक करना है कि सोल्यूशन पॉसिबल होगी भी या नहीं होगी। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, 4 माइनस 1, 1 1, और ये कैसे निकलेगा, 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई माइनस 1, ये वाला आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4, और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 1 1 जार 1। ठीक है, 5। तो ए डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 5 आ गया। सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। ठीक है, ये चीजें आपको याद आ रही होंगी जो हमने पहले की हुई हैं। ठीक है, अब हम करने लगे एडजेंट ऑफ ए। एडजेंट ए कैसे निकालते हैं, डायगोनल पोजीशंस जो है ना, डायगोनल पे जो वैल्यूज है इनकी पोजीशन को चेंज कर दें, 1 ऊपर आ जाएगा 4 इधर, और नॉन डायगोनल्स जो हैं इनके साइन चेंज कर देने, इधर माइनस लगा दूंगा और इधर प्लस, तो वो क्या आ जाएगा, एडजेंट ऑफ ए आ जाएगा। ठीक है, 1 4 और इधर माइनस 1 है तो क्या आ जाएगा +1, और इधर +1 है तो इधर क्या आ जाएगा -1, तो ये क्या आ गया एडजेंट। अब ए इनवर्स का क्या फार्मूला था वो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ठीक है, ए इनवर्स का फार्मूला था 1/a डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई एडजेंट ऑफ ए। ठीक है, ए डिटर्मिनेंट हमारा क्या है 5, एडजेंट ऑफ ए क्या है वो हमने ये निकाला है। ठीक है, ये मैं इधर रख देता हूँ, आपको नजर भी आता रहे सामने। ठीक है, अच्छा इसी चीज को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ए इनवर्स हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ए इनवर्स के लिए वैल्यूज हम पुट कर देंगे 1/5, क्योंकि ए डिटर्मिनेंट की क्या वैल्यू आई थी 5 आई थी। ठीक है, तो इधर हम क्या करने लगे, ये एडजेंट ऑफ ए जो था ना वो मैं लिखने लगा हूं। ठीक है, वो क्या है 1 1 -1 4। ठीक है, ये आ जाएगा। अब ए इनवर्स की जो वैल्यू है ना, पुटिंग ए इनवर्स इन इक्वेशन 1, ये ऊपर आपको शायद नजर आ रही हो कि मैं दिखा देता हूँ आपको कि
ये जो इक्वेशन बनी थी, ए इनवर्स की वैल्यू हमने रख देनी है और बी जो था ना हमारा, उसके साथ हमने मल्टीप्लाई कर देना है इसको, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा वो हम अभी देख लेते हैं कि इस साइड पे हमारा x ए इनवर्स बी था, ठीक है। तो x हमारा क्या था, x y, ए इनवर्स हमारा क्या निकला है 1/5, 1 1 -1 और 4, ठीक है। और b की वैल्यू क्या थी ये देख लें, b की वैल्यू थी 0.75, ठीक है, ये नजर आ रहा होगा आपको। उसके बाद देखें कि ये वैल्यू मैंने इधर ही इसको रख देता हूँ, आपके सामने चीज नजर आती रहे, ठीक है। अब b की वैल्यू क्या थी 0.75, ठीक है। अब आगे क्या करना है, इसको 1/5 को वैसे ही रखते हैं, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन तो आती है ना आपको, 1.2 या 3 के अंदर हमने ये काम सारा किया है, ठीक है। तो 1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 1 × 0 प्लस 1 × 75, ठीक है, -1 × 0 प्लस 4 × 75, ठीक है। कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए ताकि आपको ये चीज़ें खुद, वैसे तो कैलकुलेटर के बगैर भी आपको ये कैलकुलेशन आ जानी चाहिए। 1 × 0 0, इधर 75 आ जाएगा, इधर भी 0 आ जाएगा क्योंकि 0 के साथ ही मल्टीप्लाई हो रहा है। 75 2 ज़ा 150, 150 2 ज़ा 300। कैलकुलेटर पे कर लें अगर वैसे मुश्किल लग रही है आपको मल्टीप्लाई करना, ठीक है। फिर हमने आगे क्या करना है, ये प्लस के साइन भी हैं इधर, ये याद रखिएगा, ठीक है। 1/5 और ये क्या आ रहा है 75/300, क्योंकि 0 0 प्लस हो रहा है ना, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है 1/5 इधर अंदर आके क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, तो हमने वो कर दिया। तो वो कैसे होगा 75/5, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना दोनों के साथ, तो 300 / 5। तो इधर हमारी क्या वैल्यू चल रही है x/y, ठीक है। तो 5 कितने जार होता है 5 15 और ये 5 6 30 और 0 आ गया, ठीक है। तो इस वजह से x और y क्या आ गया मेरा 15 और 60। तो इस वजह से x की वैल्यू क्या बनी 50 सेंटीमीटर और y की वैल्यू क्या बनी 60 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं आपके y हमारी क्या थी लेंथ थी और ये क्या था हमारा विड्थ था। तो ये जो हमारी लेंथ है ना वो 4 टाइम्स इज लार्जर देन आवर विड्थ, डेट इज 15 सेंटीमीटर। तो ये आपको मैंने एक मेथड से करवा दिया है। ये अब आपने दूसरा जो मेथड है मैट्रिक्स क्रैमर रूल, वो आपने खुद करना है, ठीक है। इक्वेशंस आपके सामने आ चुकी हैं, ठीक है, कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं होगी। उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। इसी के ऊपर मैं आपको करवा देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या कहता है वो चीज़ समझ लें कि 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर जहाँ पे भी आ जाए ना तो इट मीन्स कि ये चीज़ हमारी माइनस हो रही है, ठीक है। डिफर जहाँ पे भी आ जाए इसका क्या मतलब होता है कि ये चीज़ माइनस वाली होगी, ठीक है। जहाँ पे भी आपने फर्दर सॉल्व करना है या टर्म्स लिखनी है तो वहाँ पे हम क्या लिखेंगे माइनस ही लिखेंगे, ठीक है। एक मिनट रुके। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं हम कि 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3 सेंटीमीटर। कि रेक्टेंगल की इधर भी बल्कि हम वैसे ही कर देते हैं ना, रेक्टेंगल की चीज़ आ गई है, बात आ गई है, तो उसी को लेके हम चलते हैं कि लेंथ ऑफ इधर लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मैं कह देता हूँ x है, और विड्थ ऑफ रेक्टेंगल मैं क्या कह देता हूँ विड्थ ऑफ रेक्टेंगल
दैट इज y, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है फिलहाल देखें, डिफरेंट की चीज उसको देख लें कि दो जो है ना x माइनस वाई, उनको अगर डिफर करें या माइनस करें तो वो आंसर क्या आ रहा है 3.5। देखें दोबारा से, टू साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, ये है ना, ठीक है। अगर ये 14 है 40 और ये 30 है तो डिफर का क्या मतलब, अगर टू साइड्स आर डिफरेंट बाय 10, 4 माइनस 30 10, ठीक है। तो इस तरह इधर अभी उसने गिवन नहीं दी तो हम इसी वजह से क्या कहेंगे, बाय फर्स्ट कंडीशन, कंडीशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 3.5, x माइनस वाई इक्वल टू 3.5, ये चीज, टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मैं क्या कह देता हूँ 1। और दूसरी आगे क्या बता रहा है वो देख लें, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पैरामीटर इज 67। और इधर आप क्या कह रहे हैं कि अगर इसका पैरामीटर 67 है तो इधर मैं लिख देता हूँ बाय सेकंड कंडीशन। तो पैरामीटर क्या कह रहा है, मैं इधर लिख देता हूँ पैरामीटर इक्वल टू, ये देख लें इधर कि पैरामीटर इक्वल टू 67, ठीक है। 67, तो पैरामीटर का फॉर्मूला क्या था, लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई 2, 67, ठीक है। तो अब इधर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, अब बल्कि इधर 2 और लेंथ हमने क्या लिया हुआ था x, ठीक है। तो इस वजह से x और विड्थ क्या लिया हुआ था y, तो 67, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं उधर जाके क्या करूंगा 67 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड करें तो ये कैलकुलेटर के ऊपर तकरीबन आंसर आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 3 और 3 33.5, ठीक है। और इसको 2 कह देते हैं, ठीक है। अब आपके पास दो चीजें आ गई, देखें x माइनस वाई 3.5, x प्लस वाई 33.5। अब इसकी ना आपने मैट्रिक्स फॉर्म कैसे निकालनी है, 1 माइनस 1 1 1, ठीक है, एक्स वाई, और इधर क्या आ जाएगा 3.5 33.5, ठीक है। तो इसके आगे आपने इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी आपने करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल से भी आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्योंकि अगर ये नहीं आपको है तो इससे पहले जो लेक्चर्स अपलोड हुए हैं एक दो, उनके अंदर आप क्रैमर रूल को भी देख सकते हैं और इसके साथ आप मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को भी वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें कि वो क्या रहा है कि द थर्ड, अब ये एंगल्स की बात हो रही है, आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है, आर ट्राइंगल विच इज दो साइड्स इक्वल हो, ठीक है, और ये ऑपोजिट एंगल जो होते हैं वो आपस में इक्वल हो, एंगल्स, और ये दो साइड्स आपस में इक्वल हो, और इधर हम एंगल क्या कह देते हैं वाई, ठीक है। इसके बाद देखें कि आगे क्या कहता है कि द थर्ड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल is 16 लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। इक्वल एंगल्स कौन से होते हैं, ये वाले एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो अब क्या रहा है कि ये जो है ना डेट इज 16 एंगल लेस देन, मतलब इन दोनों का जो सम आएगा ना उससे 16 एंगल लेस है। एंगल का आपको आइडिया होगा कि ज्योमेट्री 8 क्लास के अंदर पढ़ के आए कि अगर ये क्वाड्रेंट है तो ये जो डिग्रीज होती हैं इस तरह, ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं एंगल। तो ट्राई एंगल के अंदर भी एंगल्स को बनाया जाता है, ठीक है। तो इधर मैं दोबारा क्या कह देता हूँ कि लेट थर्ड एंगल, ये वाला, ठीक है, ये वाला, लेट थर्ड एंगल ऑफ ट्राइंगल, और वो क्या है y मैंने कह दिया, ठीक है।
टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल, टू इक्वल एंगल्स, ये जो दो एंगल्स है ना इनको मैंने क्या कह दिया एक्स, ठीक है। तो इधर मैं क्या कह देता हूँ टू, ये देखे ना सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, अब मैं ये लिखने लगा हूँ टू इक्वल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। लिखने की बजाय मैंने आपको वो ट्राइंगल बना दिया, आपने ऐसा काम नहीं करना, ठीक है। तो उनको मैंने ये एंगल भी एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया और ये वाला एंगल भी मैंने एक्स के साथ रिप्रेजेंट कर दिया। उम्मीद है कि आपको नजर आ रहा होगा सही बिल्कुल। ओके, तो इसके बाद कंडीशंस जो हमारे पास गिवन है तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। तो पहले क्या कह रहा है कि जो ये वाला एंगल है ना डेट इज लेस, ये देखें इज लेस, लेस जहाँ पे आ गया ना तो वहाँ पे माइनस करना है, मोर जहाँ पे आ गया वहाँ पे प्लस करना है, ठीक है। तो इस एंगल को y इक्वल टू, तो आगे क्या कह रहा है टू टाइम्स, मतलब दो एंगल्स है ना, टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 2x माइनस 16 करेंगे, 2x माइनस 16। दोबारा देख लें दैट the third angle of isosceles triangle is 16 less than the sum of two equal angles। ये हमने क्या कह दिया कि दो इक्वल एंगल्स हैं, एक ये और एक ये, 1 प्लस 1 क्या होता है 2 आ गया, 2x माइनस कितना बता रहे हैं 16 लेस देन, तो माइनस हमने क्या कर दिया 16, ठीक है। ये चीज बस याद रखिएगा। एक और बता दूं कि जब जब आ जाए ना इस तरह की वैल्यू 16 लेस देन, तो आखिर पे लेस के बाद जो वैल्यू होती है ना वो पहले लिखी जाती है माइनस, और ये जो पहले नंबर लिखा होता है ना 16 या 14 वो हम इधर आखिर पे लिखते हैं, ठीक है। तो इसको इक्वेशन की फॉर्म के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं, 2x है और y है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं 2x माइनस वाई, 2x इधर ही रहने देते हैं, y को इधर ले आते हैं और -16 को इधर, -16 को इधर ले आया, y को इधर ले आया, तो 2x वैसे ही आ गया, y इधर प्लस है तो उधर जाके क्या होगा -y, और -16 इधर आके क्या होगा +16, ठीक है। तो इसको मैंने क्या कह दिया 1। अब एक चीज आपको पता होगी कि अगर कोई भी ट्राइंगल है, ठीक है, उसके अंदर कितने एंगल्स होते हैं 3 होते हैं। अगर इन तीनों, इसको मैं x कह दूं, इसको y कह दूं, इसको z कह दूं, तो इन तीनों एंगल्स को जब भी आप प्लस करेंगे तो वो किसके इक्वल आता है 180। ट्राइंगल किसी और शेप का भी हो सकता है, ठीक है, इस तरह का भी। तो इन तीनों एंगल्स को भी प्लस करूंगा तो वो क्या आएगा 180 के बराबर ही आता है, ठीक है। तो ये जो है ना, अब दूसरी क्वेश्चन हम अपने नॉलेज या बैकग्राउंड नॉलेज जो हमें प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ाया गया है हम वहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल के हम बनाने लगे हैं, ठीक है। तो इधर मैं क्या कहूँगा एज वी नाउ x प्लस वाई इक्वल टू 180। अब इधर देखिए x प्लस वाई प्लस जेड मैंने नहीं किया, क्यों, क्योंकि हम इसको लेके चल रहे हैं ना, y ये है और इन दोनों को हमने क्या कहा हुआ है x, तो x प्लस वाई, तो वो किसके बराबर होगा 180 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गई दूसरी आ गई। तो अब इधर से ना मैट्रिक्स मैं आपको बना के दे देता हूँ, एक ये है और एक ये है। इन मैट्रिक्स फॉर्म इसकी क्या बनेगी 2 - 1 और ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो इधर मैं क्या कह रहा हूँ 2 1, ठीक है, और इधर क्या है 16 और इधर क्या है 180, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। इधर से आपने फिर इसको जैसे भी आप करना चाहें कि a है, ये b आ गया और ये हमारे पास क्या था x था, ठीक है, x इक्वल टू a इनवर्स b। ये चीज़ें हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। a इनवर्स निकाले, डिटर्मिनेंट निकाल के क्रैमर रूल और दोनों के थ्रू आपने ये काम करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर
4 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर क्या कहता है। वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल इज 12 मोर देन। अब एक्यूट एंगल कौन सा होता है? लेस देन 90, जो कि लेस देन हो 90 के, तो उसको हम क्या कह देते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। इस चीज का बस आपने याद रखना है, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ राइट एंगल। राइट एंगल कौन सी होती है? ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 का होना चाहिए, ठीक है। तो उसको हम क्या कह देते हैं? राइट एंगल कह देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखें आगे क्या कहता है। वन acute angle of right angle is 12 more than the twice the other acute angle। मतलब जो दूसरा एंगल होगा उससे 12 टाइम्स वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो इधर हम क्या कह देते हैं कि एक्यूट एंगल्स जो है ना इसमें, उनको हम कह देते हैं कि एक्यूट एंगल्स आर एक्स एंड वाई, ठीक है। अगर ये 90 के है ना, तो ये दोनों जो होंगे ना वो एक्यूट होंगे, क्योंकि वो 90 से कम होंगे, ठीक है। ये चीज आप याद रखिएगा। अब आगे देखें कि वो क्या कह रहा है कि वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट एंगल, वन मैं ये कह देता हूं कि एक ये हो गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? इज 12 मोर देन ट्वाइस द अदर। ट्वाइस आ गया ना, तो ट्वाइस का क्या मतलब है? 2y, ये, ठीक है। 2y प्लस मोर है, तो मोर का क्या मतलब होता है? प्लस, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इधर क्या कर दिया? प्लस 12 कर दिया, ठीक है। तो इसको इक्वेशन की फॉर्म में हम थोड़ा ले आते हैं, ठीक है। तो x है, 2y को मैं इधर ले आऊंगा, तो x माइनस 2y इक्वल टू 12। इसको क्या कह दूंगा? 1 कह दूंगा, ठीक है। एक चीज अभी हम पढ़ के आ चुके हैं पीछे कि x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल होता है? 180। तो अब ये राइट एंगल उसने बता दी है, तो इसका क्या मतलब है कि ये एक एंगल इसमें कितने का होगा? 90 का। तो इस वजह से हम इधर क्या कहेंगे कि x प्लस वाई प्लस 90 इक्वल टू 180, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक एंगल तो उसने हमें राइट एंगल के नाम से बता दिया, क्योंकि हमें पता है कि राइट एंगल वो एंगल होता है जो डेट इज इक्वल टू 90, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारी। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि x प्लस वाई 180, 90 को उधर ले जाएं, तो क्या आ गया? x प्लस वाई 180 माइनस 90 क्या होता है? 90, ठीक है। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे कि ऑल्सो x प्लस वाई विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो इसको हम क्या कह देते हैं? दूसरी इक्वेशन आ गई है, ठीक है। तो अब मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर कैसे लिखेंगे वो मैं मैट्रिक्स फॉर्म आपको बना देता हूँ, उसके बाद आप आगे देख लीजिएगा। 1 माइनस 2, 1 और 1, x और y, और इधर आ जाएगा इक्वल, और इधर 12 और 90 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने अब मैट a x और b, x को इधर रहने दें, a उधर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा? a इनवर्स और b। तो इसको ना अब आपने ना सॉल्व करना है, a इनवर्स निकालना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, और वो आपकी x और y की वैल्यू आ जाएगी। ये एक मैंने भी आज आपको सॉल्व करके दिखा दिया है, ठीक है। मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी करना है और क्रैमर रूल से भी आपने ये काम करना है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन एक्सरसाइज का आज हम करने लगे, ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, और इसी के साथ तकरीबन हमारा चैप्टर 1 भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देखें, थोड़ा फिजिक्स से रिलेटेड आ गया, न्यूमेरिकल टाइप आ गया, कोई मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है, बड़ा इंटरेस्टिंग टाइप का होगा, ठीक है। तो देखें, 2 कार्स डेट आर 600 किलोमीटर अपार्ट, मतलब एक कार अगर ये है, ठीक है, और दूसरी कार अगर ये है, तो इनके दरमियान फासला कितना है? 600 किलोमीटर है, ठीक है। कि दो कारों के दरमियान कितना फासला है? डेट इज 600
600 किलोमीटर, और वो दोनों आपस में ना, ये इस डायरेक्शन में आ रही है, ये इस डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। Their speeds differ by 6 kilometer per hour and the cars are 120 kilometer apart after 4.5, मतलब ये क्या बनता है, 1/2 है ना, तो 4.5 घंटे। तो अब कहता क्या है कि ये दोनों गाड़ियां ना 4.5 घंटे तकरीबन ना इधर चलती आ रही हैं, तो उनका फासला क्या रह जाएगा, 600 से कम होके 123 रह जाएगा, ठीक है। तो अब इसकी कंडीशन कैसे बनेगी, हम वो देख लेते हैं। कि हम कह देते हैं कि स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्योंकि सबसे पहले हमने वेरिएबल्स को एज्यूम करना होता है, वो हम करेंगे, ठीक है। स्पीड ऑफ फर्स्ट कार, ठीक है, तो वो मैंने क्या कह दिया, x किलोमीटर पर आवर, मतलब x कोई भी वैल्यू हो सकती है, हमें फिलहाल नहीं पता कि वो किस स्पीड के साथ मूव कर रही है, ठीक है। स्पीड ऑफ सेकंड का, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, y किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। तो कंडीशन जो उसने गिवन की है वो हम अभी देख लेते हैं। बाय फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या कहता है वो देखें। देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। डिफर का क्या मतलब होता है, माइनस, कि x की स्पीड माइनस y, तो वो किसकी इक्वल आ रही है, 6 किलोमीटर पर आवर के बराबर आ रही है, ठीक है। तो इस वजह से मैं इधर क्या कह दूंगा, x माइनस वाई, देयर स्पीड्स डिफर, मतलब x पहली कार, y दूसरी कार, जब डिफर की, माइनस की, तो वो किसके बराबर आ गया, इक्वल आ गया 6 के, तो इसको मैं क्या कह दूंगा, 1 कह दूंगा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकालने का एक फार्मूला होता है, ठीक है। स्पीड निकालने का क्या फार्मूला है वो देख लें। डिस्टेंस ट्रेवल जितना भी होगा उसको डिवाइड कर दें टाइम, जितने टाइम के अंदर उन्होंने वो ट्रेवल किया है, ठीक है। तो अब इधर देख लें कि टाइम वो कितना बता रहा है, ये 4/1/2, ठीक है, जो कि देख लेते हैं, अभी मैं वो आपको करवा देता हूँ। टाइम कितना बता रहा है, 4/1/2, जो कि बराबर होगा 9/2, क्योंकि 4 2 8 और +1, ये क्या हो गया, 9/2, ठीक है। 9/2 है तो ये तकरीबन क्या बन जाएगा, 4.5 भी बन जाता है, ठीक है। आप उस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि पॉइंट्स के अंदर आमतौर पे कोशिश की जाती है कि ना जाए जब तक बहुत हमारा मजबूरी ना हो जाए, ठीक है। पॉइंट्स के अंदर हम रहने देते हैं, इधर खाली लिख दें कि 9/2 आवर्स, ठीक है, घंटे के अंदर उन्होंने, गाड़ियों ने सफ़र कवर किया है, ठीक है। तो इधर मैं क्या कह दूंगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार, ठीक है। तो अब इधर वो देख लें आगे कि डिस्टेंस का आप इस तरह भी कर दें कि डिस्टेंस को इधर रहने दें, ठीक है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ये कर दें, ठीक है। डिस्टेंस पहले कैलकुलेट कर लें, या जैसे आपको कन्वीनियंट है आप वैसे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस फार्मूले के थ्रू हम काम कर लेते हैं, ठीक है। तो देखें, डिस्टेंस कवर्ड बाय फर्स्ट कार, तो वो क्या फार्मूला बनेगा, स्पीड जितनी भी होगी, स्पीड अभी हमें नहीं मालूम, ये देखें x अभी हमने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, और हमारे पास टाइम कितना आ गया, 9/2, तो ये स्पीड हमें मालूम नहीं है, तो हम इधर क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, ठीक है। डिस्टेंस कवर्ड बाय सेकंड कार, तो सेकंड कार का स्पीड हमें पता है कितनी है, y कैलकुलेट नहीं की ना, ठीक है, और टाइम उसका भी सेम है 9/2, क्योंकि हमने दोनों क्या कहा था कि दोनों गाड़ियों इतने टाइम के बाद, ठीक है, इतने टाइम उन्होंने ट्रेवल किया है। स्पीड हमें नहीं पता, हमें सिर्फ पता है कि उन्होंने, दोनों गाड़ियों ने इतने टाइम ट्रेवल किया है, ठीक है। 9/2 y मैं लिख दूंगा, ठीक है। तो अब जब गाड़ियां स्टार्ट हुई थी तो उनके दरमियान टोटल कितना डिफरेंस था, ये मैंने इधर आपको बताया था। जब गाड़ियां चलना स्टार्ट हुई थी एक तरफ, तो वो कितना था, डेट वाज 600, ठीक है। तो हम आगे क्या कह रहे हैं
कि जब वो 4.5 घंटे चलती रही तो उसके बाद उनके दरमियान फासला कितना रह गया, 123 किलोमीटर। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा? अगर हम ये करें कि डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स वाज, इधर मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस, ये आपने ऐसे ही करते जाना है पेपर में, डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स वर, और वो क्या क्या था, 600 किलोमीटर। ठीक है, जब वो स्टार्ट हुई थी, तो हम आगे क्या कह रहे हैं, आफ्टर फॉर 1/2 आवर्स डिस्टेंस बिटवीन टू कार्स इज 123 किलोमीटर। कि जब ये 4.5 घंटे चलती रही तो इनके दरमियान डिस्टेंस कितना रह गया था, 123। तो अब हमने ये कैलकुलेट करना है कि ये इधर से कितना चली और ये इधर से कितना चली। तो उसके लिए हमने सिंपली क्या करना है, 600 किलोमीटर माइनस 123 किलोमीटर, तो ये हमारा क्या आ गया, 477 किलोमीटर। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि दोनों गाड़ियों ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है तो वो टोटल कितना आ रहा है, इधर मैं लिख देता हूँ बाय सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्यों, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट कंडीशन इधर से निकल चुकी है। ठीक है, अब हम इधर क्या कह रहे हैं, सेकंड कंडीशन। ठीक है, तो जो दो गाड़ियों ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है उन दोनों को मिला के कितना बन रहा है, D1 प्लस D2 दैट इज 477। ठीक है, तो D1 हमारा क्या था, डिस्टेंस पहली कार का, वो क्या था 9/2x। तो इधर मैं क्या लिख दूंगा, 9/2x प्लस दूसरी कार का कितना था, सेकंड कार का 9/2y। तो इधर मैं क्या लिख दूंगा, 9/2y। ठीक है, तो इधर ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी। ठीक है, अब इधर से आपको एक चीज क्लियर होती नजर आएगी कि इधर से हमारी एक तरह से ये इक्वेशन जो है वो तैयार हो गई है। ठीक है, इक्वेशन तैयार कैसे हुई है कि पहली, इधर दोबारा मैं लिख देता हूँ, पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, ये। ठीक है, तो मैं इधर लिख देता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू 6, और दूसरी हमारी क्या आ गई है, 9/2x प्लस 9/2y इक्वल टू 477। तो इसको कैसे करेंगे, बाय इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो मैट्रिक्स फॉर्म क्या बनेगी, 1 माइनस 1 9/2 9/2। ठीक है, और x और y आ गया, और इधर क्या आ गया 6, और इधर 477। ठीक है, a x और इक्वल टू b, तो x इक्वल टू a इनवर्स, a को इधर ले आए ना, तो ये भी आ गया। तो a डिटर्मिनेंट सबसे पहले आपने निकालना है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये आगे आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी आपने करना है। ठीक है, और क्रैमर रूल से भी आपने इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये आज का आपका चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम ये चैप्टर 6 की एक्सरसाइज जो ये वाली है, ऑब्जेक्टिव आपने तैयार करना है। ऑब्जेक्टिव बताने वाली चीज़ नहीं होती। एमसीक्यूज आप छोड़ दें कि स्मार्ट सिलेबस में कौन से हैं या कौन से नहीं हैं। ठीक है, ये आपने ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज, ये फिल इन दी ब्लैंक्स, और ये आपने करने हैं। ठीक है, ये पीछे हम करके आ चुके हैं। ठीक है, और ये आपने करने इस वजह से क्योंकि ये चीज़ें आपके पेपर में आ जाती हैं, इस एक्सरसाइज से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये सारे आपने करने हैं क्योंकि ये सारे हम करके आ चुके हैं। ठीक है, तो स्मार्ट सिलेबस एक्सरसाइज 1 स्मार्ट सिलेबस को फॉलो ना करें, ये सारा ही आप करें, क्योंकि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें नहीं आइडिया कि वो समटाइम्स हो सकता है कि आप उसके ऊपर डिपेंड करेंगे तो वो उठा के इधर से चीज़ें दे दे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वाला पूरा चैप्टर आपको समझ आ चुका होगा। इसके बाद हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स वाले चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक आप चैप्टर 1 को क्लियर कर लें। अगर कोई भी आपका सवाल है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें।